हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने पूरा कर दिया था, तो उसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं आपको करा देती हूँ। आप एक साइकोलॉजी की नोटबुक बनाकर और उस नोटबुक में आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे जो मैं आपको बताऊँगी, और फिर मैं उसको चेक भी करूँगी। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें। नंबर 1 क्वेश्चन, व्यवहार क्या है? प्रकट एवं अप्रकट व्यवहार का उदाहरण दीजिए। तो व्यवहार हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रिया होती है। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती और बंद होती हैं। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव करते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य तथा जटिल, कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं। एक प्रेक्षक इन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ है, तो कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होंगी। एक खास चाल चल सकें, ताकि आप एक खास चाल चल सकें। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपक तथा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबद्ध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं अथवा सोचते हैं कि बाघ है, भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक यानी एस एवं अनुक्रिया रिस्पॉन्स सिमुलेट और रिस्पॉन्स के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एक अनुक्रिया दोनों की आंतरिक एवं बाह्य हो सकते हैं। आपने प्रश्न पहला वाला जो मैंने आपको समझाया कि व्यवहार क्या है, प्रकट एवं अप्रकट व्यवहार का उदाहरण दीजिए। तो व्यवहार जो है, हमको सामने हमारे क्या परिस्थिति है उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे मन में होती हैं और मन के अंदर ही कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं और हम मन में सोचते रहते हैं, तो वो अप्रकट व्यवहार होता है। और कोई ऐसी परिस्थिति जैसे बाघ आया सामने तो हम एकदम से दौड़ेंगे, तो वो है प्रकट व्यवहार। तो दो तरह के व्यवहार हम करते हैं और वो भी परिस्थितियों के अनुसार होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप वैज्ञानिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाओं से कैसे अलग करेंगे? तो इसका जो उत्तर है वो है कि हम वैज्ञानिक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाओं से निम्न बिंदुओं के आधार पर अलग कर सकते हैं। कैसे? तो उसमें सबसे पहले है, मनोविज्ञान की विषय सामग्री की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। अगर मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर परखा जाएगा तो वो मनोविज्ञान वैज्ञानिक होगा। दूसरा, विषय सामग्री की प्रामाणिकता के आधार पर, जो भी विषय सामग्री ली गई है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करके उसको हम वैज्ञानिक मनोविज्ञान सिद्ध कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता के आधार पर, अगर मनोविज्ञान से संबंधित जो बातें हैं उसमें वस्तुनिष्ठता के आधार पर उसको की सत्यता सिद्ध कर दी जाती है, तो वो मनोविज्ञान वैज्ञानिक मनोविज्ञान कहलाएगा। भविष्यवाणी की योग्यता के आधार पर, नियमों की सार्वभौमिकता के आधार पर, तो भविष्यवाणी, किसी भी तरीके की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे अगर हम कोई साइंस का या वैज्ञानिक कोई प्रयोग देखें तो उसमें क्या होता है, पहले सिद्धांत बनाया जाता है और सिद्धांत बनाने के बाद उसको सिद्ध किया जाता है। तो पहले वो सिर्फ कॉपी या कागज़ पे लिखा जाता है नियम या सिद्धांत, फिर उसको प्रायोगिक रूप में प्रयोग किया जाता है और फिर नियम और आंकड़े के आधार पर उसको सिद्ध किया जाता है, तो वह एक वैज्ञानिक प्रमाण होता है। तो वैसे ही मनोविज्ञान को वैज्ञानिक नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा तो वो वैज्ञानिक मनोविज्ञान होगा। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान के विकास का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कीजिए। तो मनोविज्ञान के विकास का इतिहास बहुत छोटा है। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ सन 1879 यानी 1879 में हुआ, जब विल्हम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया।
एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय पश्चात की थी, ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी उपागम को विकसित किया। विलियम जेम्स का मानना था कि मन की संरचना पर ध्यान देने के बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। उदाहरण के लिए प्रकार्यवादियों ने इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य किस प्रकार बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सत्य धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है। उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभाव उत्पादक ढंग से कार्य करता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक नवीन विचारधारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट ने संरचनावाद के विरुद्ध आई। इसमें प्रत्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना गया। मन के अवयवों पर ध्यान न देकर गेस्टाल्टवादियों ने यह तर्क दिया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसलिए हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है। यह एक गेस्टाल्ट होता है। तो संरचना की इसमें हम और आगे पढ़ेंगे। तो संरचना की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में सामने आई। सन 1910 में के आसपास जॉन वॉटसन ने मन और चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। वे दैहिक शास्त्र इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य के से बहुत प्रभावित थे और उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं है और आंतरिक निरीक्षण व्यक्तिपरक है क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान एक प्रेक्षणीय तथा सत्यापन करने वाले योग्य है। इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने मनोविज्ञान की व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं यानी उद्दीपक जिनका मापन किया जा सकता है तथा वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। तो हमने देखा मनोविज्ञान के कई सारे रूप आए। शुरुआत में उसको अलग अलग नामों से जाना गया और फिर उसके बाद में अब जो मनोविज्ञान है वो सामने आया। तो मुख्य बात यह है कि मनुष्य जो व्यवहार करता है उसी का अध्ययन करते करते आगे जो उसका नाम मनोविज्ञान पड़ गया, जो मन का व्यवहार, जो मन का और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें ताकि ये आपकी चेक हो सके। नेक्स्ट जो आपका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वे कौन सी समस्याएं होती हैं जिनके लिए मनोवैज्ञानिकों का अन्य विद्या शाखा के लोगों के साथ सहयोग लाभप्रद हो सकता है। किन्हीं दो समस्याओं की व्याख्या कीजिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में